नक्सलियों से लड़ाई लड़ते हुए 3 डीआरजी के जवानों की शहादत हुई। और जिस गांव में के रहने वाले जब हम यहाँ आए तो यहाँ तो मैं ये सोचने लगा कि ऐसी न जाने कितनी शहादतें हैं जो ठीक से दर्ज भी नहीं हुई, सिर्फ आंकड़ों में दर्ज है। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए, नक्सलवाद के खिलाफ की जो लड़ाई, उसकी कीमत क्या है, ये हिडमा हर घर से निकलेगा नारा लगाने वाली लड़की या उसके जैसे बच्चे शायद ही जान पाए। जो माओवादी ना अचानक से एक खाई था, उसमें चुप के जैसे जवान आगे बढ़ रहे थे उसी समय उठ के फायर किया। ये डीआरजी शब्द आप लोग याद रखिएगा। नक्सल इतिहास जब भी इस देश में पढ़ाया जाएगा तो इस शब्द को जरूर याद रखना, क्योंकि इन जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ बहुत मजबूत लड़ाई लड़ी है। दो बाई 6 का ये ताबूत जो है बहुत भारी होता है, और इतना भारी होता है कि इसके बोझ तले पूरा परिवार दब के सहम जाता है, और उसके पास यादों के अलावा कुछ बचता नहीं है। हम बस्तर में कवरेज के लिए आए हैं, और चूंकि देश को ये बताना ज़रूरी है कि इस वक्त बस्तर के जंगलों में बीजापुर जो भी इलाके हैं, 7 जिले हैं, इधर माओवाद के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, जो बाकी मीडिया की नज़र से शायद दूर है या क्यों है ये नहीं पता। लेकिन अब जब हम ये कवर करने आए तो ऐसे दुखदाई मौके पर पहुँचे हैं कि बात करने में भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात करें। डीआरजी के जवान रमेश सोढ़ी की शहादत हुई है, इनके साथ 3 जवान शहीद हुए हैं। और कल बीजापुर में आज 4 तारीख है, 3 तारीख के दरमियान शाम में बीजापुर में बड़ा ऑपरेशन हुआ, और यहाँ के एक बड़ा नक्सली और उसका गुट जो था वेल्ला और उसके 15-17 साथी थे, उनको न्यूट्रलाइज करके उनको मार गिराया गया। और जब हम आए तो अब ये डीआरजी के जवान का घर है, और मैं उस शहादत की कीमत देश को दिखाना चाहता हूँ। शायद ये तस्वीरें दिल्ली या उसके आगे नहीं पहुँचती, क्योंकि ये बहुत सुदूर जंगल में गांव होते हैं, और जंगलों में वो इलाके जो बहुत भीषण तरीके से नक्सल प्रभावित थे, उस इलाके का एक जवान जब उसकी शहादत होती है तो ये उनका घर है, और परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहाँ तक जाने की मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं क्या पूछूँगा। लेकिन डीआरजी के जो जवान होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, वो जो छत्तीसगढ़ पुलिस का वो अमला जो नक्सलियों से लड़ाई लड़ता है, उसके जवानों ने बहुत शहादत दी है। तब जाकर के आज देश नक्सल मुक्त होने का सपना देख पा रहा है, और एक टारगेट जो 31 मार्च 2026 का रखा गया उसको पूरा होने का सपना देख पा रहा है। लेकिन उसके पीछे इसी तरीके की रुदन की आवाज़ें हैं जिन्होंने नक्सलियों के आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ये उनके रीति रिवाज से उनके संस्कार की तैयारी चल रही है। ये उनके भाई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र राव सोढ़ी है। मैं प्रॉपर पुन्नूर गांव का हूं। वो मेरे बड़े पापा का बेटा था, जो नक्सलियों के डर से वो यहाँ से पुलिस के में चले गए थे। वहाँ पे वहीं पे रह के डीआरजी के साथ काम करते थे। तो अभी 2 दिन पहले ऐसी ड्यूटी के दौरान चले गए थे, तो कल शायद युद्ध के समय और गोली लग गई, जिससे वो शहीद हो गए। इससे पहले भी ये ऑपरेशन कर चुके थे? हाँ, इससे पहले भी कई ऑपरेशन में शामिल हुए थे, पर ऐसा तो हुआ नहीं था। पर अभी तो कल ज़्यादा ही कुछ गोली बारूद चली है, तो जिसके चलते उसको गोली लगने से शहीद हो गए। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? आखिरी जवाब इससे 1 दिन पहले हुई थी। ये परसों के जा रहा हूँ बोल के बताए। उसके बाद फिर कल सुनने को मिला कि नहीं, आपके भाई को गोली लगी जिससे शहीद हो गए हैं बोल के खबर मिले रहे। कल लगभग वही 5:30-6 बजे करीबन मिला था हम लोग को। कितने भाई बहन हैं टोटल? अभी है हम लोग कम से कम 4-5 जन है। शादी हुई थी इनकी? हाँ, शादी हो गई थी, और इसके दो बच्चे हैं, और बाकी मम्मी ख़त्म हो गई, पापा भी ख़त्म हो गए, बाकी हम ही लोग हैं। तो ये जब फोर्स में कितने दिन पहले शामिल हुए थे? हाँ, लगभग वही 2 साल लगभग के आसपास। हाँ, इस इलाके के ये इलाका बहुत नक्सल ग्रसित इलाका है। ये एरिया पूरा नक्सल एरिया में आता था।
जिससे बहुत ज़्यादा नक्सलों का डर ज़्यादा रहता था और अभी भी है, और जिसके चलते वो फिर गांव छोड़ के चले गए रहे उधर, शासन के साथ काम करूंगा बोल के। ये था कि नक्सलियों से लड़ाई लड़ी। हाँ, लड़ाई लड़ूंगा बोल के। इधर बहुत ज़्यादा परेशान किया हाँ, नक्सलियों बहुत ने। परेशान किया है इधर नक्सलियों, बहुत ज़्यादा हमेशा लगे रहते थे, गांव वालों को मारना पीटना, चावल विवाह ऐसे टाइप का काम करवाते थे। तो जिससे वो फिर ये सब नहीं करना मुझे, अब उस शासन के साथ रह के मेरे को जीना है बोल के फिर शासन के लाभ उठाने के लिए चले गए। अभी बच्चे पढ़ते हैं स्कूल। हाँ, बच्चे लोग पढ़ते हैं, वहीं बीजापुर में पढ़ते हैं, एक शायद एक बैरमगढ़ में कहीं पढ़ता है। ये एक कच्चा सा मकान है, आप उसे देख सकते हैं तो उस जवान की आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कई बार ये कहते हुए बहुत अफसोस होता है, लेकिन कह देने में आप बुरे हो जाओगे, लेकिन कह देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। शहादत की भी जो है ना एक अलग कीमत होती है इस देश में। बहुत लोगों को बुरा लगेगा जब भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होती है, देश के जवान जब आर्मी के शहीद होते हैं, तो जब तक उनकी बड़ी संख्या में शहादत ना हो तो चर्चा नहीं होती है। फिर जब थोड़ी संख्या हो जाती है तो थोड़ी चर्चा होती है। सीआरपीएफ के जवानों की भी शहादत इस इलाके में नक्सलियों से लड़ते हुए, ये ऐसा इलाका रहा है, जब इस गांव में मैं आ रहा था तो पूरा जंगल पार करके आना पड़ता है इस गांव में, कोई सड़क नहीं है यहाँ तक आने के लिए। जब सीआरपीएफ के जवानों की शहादत होती है तो बहुत कम चर्चा होती है, या थोड़ी बहुत चर्चा होती है। लेकिन जब किसी पुलिस का जवान शहीद होता है तो उसकी कोई चर्चा नहीं होती है। शायद उसकी शहादत की वो कीमत नहीं लगाई गई इस देश में जो बाकी मतलब कहने में भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ। पुलिस का जवान जब शहीद होता है तो उसकी कोई चर्चा नहीं होती, कभी आप नेशनल मीडिया में उसको खबरें नहीं देखेंगे जब तक या तो बहुत बड़ी संख्या हो जाए, और संख्या जब 30, 40, 35 ऐसे होती तब, वरना नहीं होती। मैं इस गांव में पहुंचा, मैं खुद पहली बार इस इलाके में कवरेज के लिए आया, और मुझे बड़ा अफसोस इस बात का है कि जब मैं कवरेज कर रहा हूँ तो मेरी दूसरी तीसरी रिपोर्ट ही जो है यहाँ आकर के मुझे एक जवान की शहादत देखनी पड़ रही है, जिसमें वो अपने ज़मीन के लिए लड़ते हुए शहीद हुआ है। इस ज़मीन को नक्सल मुक्त, इस ज़मीन को आतंक के मुक्त कराने के लिए शहादत हुई है। और मतलब इस घर को आप देख करके उसकी समृद्धि का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिवार कितना मजबूत होगा या कितना आर्थिक रूप से संपन्न होगा। तो ये कमाने वाले यही थे या और भी थे? हाँ, यही था, पर हम लोग तो अकेले में रहते हैं, हम लोग भी वही डर से चले गए रहे बस। तो नक्सलियों के डर से आप लोगों ने गांव ही छोड़ दिया? गांव ही छोड़ दिए थे सब परिवार, और ये बचे थे, ये भी चले गए थे, बस फिर आज ऐसे हो गया। देखेंगे तो अभी फोर्स के जवान आए हुए हैं बहुत सारे, क्योंकि आज एक ज़माना था, एक दौर था जब इस इलाकों में फोर्स भी बहुत तैयारी के साथ आती थी तो आती थी, वरना ये वो इलाके हैं जहाँ पे नक्सलियों की बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, बहुत ज़्यादा। ये डीआरजी के जवान हैं जो उन्हीं के साथ कॉम्बैट ऑपरेशन करते हैं, नक्सलियों के खिलाफ लड़ते हैं, उन्हीं में से एक साथी चला गया, तो आज ये उनको अंतिम विदाई देने के लिए आए हैं। उधर भी अब देखेंगे तो बड़ी संख्या में डीआरजी ही जवान। ये डीआरजी शब्द आप लोग याद रखिएगा, नक्सल इतिहास जब भी इस देश में पढ़ाया जाएगा तो इस शब्द को ज़रूर याद रखना, क्योंकि इन जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ बहुत मजबूत लड़ाई लड़ी है। आज जब ये कहा जा रहा है कि आखिरी ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी है, तो वो कील इन्हीं जवानों ने ठोकी है। सबका खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में इसको आबाद करने में। सीआरपीएफ हो, सीएपीएफ के तमाम जवान हो, आईटीबीपी हो, बीएसएफ हो, छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान हो, लेकिन गेम चेंजर जो हैं वो डीआरजी के जवान साबित हुए, क्योंकि ये स्थानीय हैं, ये लोकल हैं, और इनको इस टेरेन की इलाके की पता होता है कि किस इलाके में जंगल में कैसे जाना है, कैसे कॉम्बैट करना है। और डीआरजी में बहुत सारे जवान ऐसे भी थे जो एक ज़माने में माओवादी बने, एक ज़माने में उन्होंने हथियार उठाया और फिर उन्हें समझ में आया कि इनका हथियार उठाने का पर्पस क्या है, और फिर उससे वो निकल के आए और उन्होंने फिर जो देश के लिए और सरकार के लिए करना, नक्सलियों को मुक्त कराने के लिए उन्होंने योगदान दिया। आप लोग इधर से ही हो? आप लोग कहाँ से हो? आवापल्ली से। तो आप लोग सरकारी ऑफिसर हो या फिर यहीं पे? नहीं, जनपद अध्यक्ष हूँ इस ब्लॉक के। हाँ। इनको आप जानती थी जिनकी शहादत? नहीं, नहीं जानती।
मतलब देखी भी होगा, लेकिन उतना तो मेरे को याद नहीं है कि मैं देखी हूँ नहीं देखी हूँ। पहले कभी देखी होगा छोटे बचपन में, अभी तो याद नहीं है अब कई। आप लोग का घर भी इधर ही है? हाँ, आवापल्ली में। ये इलाका बहुत नक्सल प्रभावित रहा है। हम्म। पहले रहा, अभी थोड़ा सा कम है अभी। पहले जितना डर था उससे कई गुना अभी थोड़ा सा कम हो गया है। कैसे कम हुआ? कैसे कम हुआ बोलने से। फोर्स की तादाद बढ़ी, जवानों ने। हाँ। आप लोग भी डीआरजी से हो? डीआरजी से? सर तो आप लोग भी ऑपरेशन में जाते रहते होगे, आप ये साथी थे? जी, ये हमारी टीम का था सर, ऑपरेशन में था। बढ़िया घेराबंदी किए, सर्च करके बड़े से पास में जा रहे थे। उसी दौरान मतलब जो माओवादी ना अचानक से एक खाई था, उसमें चुप के जैसे जवान आगे बढ़ रहे थे उसी समय उठ के फायर किया उसी समय। लेकिन जवान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, बहुत भगा के मारा। हाँ, अच्छे से जवाबी फायरिंग दिया, लास्ट तक लड़ता रहा। फिर हमारा एक जवान फायरिंग फायरिंग करते हुए उसको फिर नक्सली को खदेड़ दिए, वो नीचे खाई साइड उतर गया। फिर इसका ट्रीटमेंट चलते समय फिर दम तोड़ दिया। आप लोग थे ऑपरेशन में सो? हमारी टीम का सर साथ में थे, पूरी टीम था उस ऑपरेशन में। आप लोगों ने 17 नक्सलियों को मारा, 18? जी जी ये बहुत दिनों से इधर ही थे? जी। वो बैरमगढ़ क्षेत्र के वो 2 कंपनी के थे सर, थोड़ा हार्ड कोर नक्सली थे और बहुत दिन से वहाँ पे था। उनका पकड़ाव बहुत था, इसी के आधार पर वरिष्ठ अधिकारी लोग हम लोग को भेजे। इसके हिसाब से हम फिर जैसे जैसे आदेश दिए ऐसे काम किए। कितने घंटे चला ऑपरेशन? वो तो सुबह 10 बजे से शाम की 5 बजे तक। और आप लोगों ने फिर अंततः सबको सफाया कर दिया? जी आपके 3 जवान शहीद हुए, जी 3 साथी आपके शहीद। सर सर। ये अब देखेंगे, लास्ट रिचुअल की तैयारी चल रही है। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी आए हैं। आप लोगों की आखिरी बातचीत क्या हुई थी? आप लोगों के आपस में आखिरी बातचीत क्या हुई थी जब ऑपरेशन चल रहा था या उससे पहले? अब वो लास्ट में तो फिर हम लोग आ गए सर, शाम होने के बाद हमारा जवान फिर शहीद हो गया, हम उनको लेके आ गए। देखेंगे तो जवान के अंतिम विदाई की तैयारी चल रही है और जो डीआरजी के जवान हैं वो भी आ रहे हैं। ये आवापल्ली एक बीजापुर ज़िला है, जो बीजापुर ज़िला बस्तर संभाग का ज़िला है। और ये आज की डेट में अगर कहा जाए कि जो भी गिने चुने नक्सली बचे हैं तो वो बीजापुर और सुकमा के आसपास ये 2 ज़िले सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं। और ये इलाका तो एक ज़माने में ऐसा था, यहाँ हर व्यक्ति के पास, जिसके साथ भी मैं कैमरा लगा के बैठ जाऊँ, माइक लगा के, उसके पास कोई ना कोई कहानी है, कोई ना कोई आप बीती है, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित बहुत भयंकर रहा है। और यहाँ आप सोचिए, गांव के लोग गांव छोड़ के चले गए थे तो बाहर के लोग कैसे आते, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो अभी जो ये आखिरी रिचुअल की तैयारी चल रही है, मैं थोड़ा उधर चलूँगा तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि अभी इससे मेरे कहने से शायद ही समझ में आए, लेकिन मैं जब लोगों से बात करके आपको बताऊँगा तो आपको आइडिया लगेगा कि हम अभी हैं कहाँ, देश के किस हिस्से में है। नक्शे को कभी उठाकर देखिएगा, जो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके में एक ज़िला पड़ता है बीजापुर, जो बस्तर संभाग का ज़िला है। बस्तर एक ज़माने में 98 तक अकेला ये पूरा ज़िला हुआ करता था, लेकिन अब जो है 7 ज़िले हैं और उसमें ये बीजापुर जो है वो मोस्ट अफेक्टेड, सुकमा जो है वो मोस्ट अफेक्टेड ज़िलों में से आता है। और जैसा मैं बता रहा था कि यहाँ पे गांव के भी बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे कुछ बात करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये इलाका किस तरीके से नक्सल ग्रसित रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुन्ना कुरसम है। आप भी इसी गांव से हो? हाँ, मैं इसी गांव से, ये मेरा ग्राम पंचायत है। आपका ग्राम पंचायत? पूर्व में सरपंच था मैं। तो ये इलाका बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है नक्सलियों के? भाई तो काफ़ी है, काफ़ी समस्या से जूझ रहा है इस क्षेत्र में लगातार। आप देख रहे हो, रोड नहीं बना है अभी। धीरे धीरे जब से लगभग 10-15 साल हो गया, थोड़ा रोड बन रहा है, खुल रहा है, ये स्थिति बना है। डर तो है,
अभी भी है? डर अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, परंतु कब तक पता नहीं। तो ये सड़क न बनने की क्या वजह रही? नहीं, ऐसा दबाव तो है थोड़ा सा, क्या गांव वाले सामने खुलकर बोलते नहीं है सब चीज़ों के लिए। ये चीज़ भी है और भी समस्या है यहाँ पे। मूलभूत सुविधा भी है, उसको भी हम लोग खुलकर लॉन्च नहीं कर पाते हैं, जिसको नक्सल है एक डर का मेन विषय। जैसे जब मैं इस गांव की तरफ आ रहा था और जब बीजापुर की सड़क से घूमा तो पहली जो सड़क मिली उस पर लिखा है शहीद, शहीद पथ लिखा हुआ है या फिर शहीदों की फोटो लगी। तो मतलब ये पता चलता है कि वो सड़क बनाने के लिए ही कई सारे जवानों ने शहादत दी। तो अंदर की सड़क इसीलिए नहीं बन पाई कि नक्सली नहीं बनने देते थे? ऐसा ही कुछ है। अब उस समय मेन रोड में भी काफ़ी पतला रोड, सिंगल रोड होता था, और जब मुख्य मार्ग जो अब बीजापुर से आते थे भोपालपट्टनम से इधर जो रोड था, सिंगल रोड था, वो काफ़ी इस इलाका में घुसना बहुत ही कठिनाई था। और वो सीआरपी के द्वारा काफ़ी कुर्बानी गया, जिसके कारण रोड बना और इधर थोड़ा सा भी। मतलब अगर आज से 4 साल 5 साल पहले हम सोचते इस गांव तक आ जाए तो नहीं आ सकते थे? हाँ, ऐसा ही कुछ था। इतना ज़्यादा खतरनाक कब्जा हाँ, था। खतरनाक था। लेकिन 10 से 15 साल हो गया, धीरे 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 जो विकास कार्य जो गांव मन में पहुंचने लगा, और वहां से धीरे धीरे विकास होते जा रहा है, अभी विकास की ओर बढ़ रहा है। तो सरकार पहुंची गांव तक, इधर इन गांव में आप लोग इधर से ही हो? हाँ, मैं यहाँ से तेलंगाना लास्ट बॉर्डर का हूँ। क्या स्थिति थी गांव की? ये विगत कुछ साल पहले यहाँ बहुत नक्सलियों से गिरा हुआ था। अभी कुछ समय के बाद यहाँ पर स्थितियाँ नॉर्मल होते जा रही है। जैसे आप देख रहे हैं, आज हम लोग विगत 4-5 साल पहले यहाँ पर आना असंभव था, लेकिन अब आके जा पा रहे हैं। ये एक हो रहा है अभी। ये जो जवान शहीद हुए हैं इनको आप जानते थे? हाँ, इसी नाम से जानता था। इनके जो बड़े भाई है वो हमारे मित्र हैं, तो उस वजह से उनको जानते थे। तो ऐसा कहते हैं कि इधर बहुत सारे लोग जो है एक ज़माने में नक्सलियों के साथ गए और उसके बाद फिर जब उनको समझ में आया तो उन्होंने फिर छोड़ा रास्ता और बहुत सारे जवान डीआरजी में भी गए। तो ये वो इलाका है? हाँ, ये वही इलाका है। हमने भी सुना है कि कुछ साल पहले उन्होंने भी नक्सलियों के साथ मिलकर घूमे हैं। फिर उनको समझ में आ गया कि मैं कहीं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ, तो फिर उन्होंने आकर फिर पुलिस के शरण लिया और वहाँ रहकर काम करते करते आरक्षक बन गया था। तो आज कल मुठभेड़ में इनकी शहादत हुई है। आप लोग कहाँ से हो? मैं तर्रेम से हूँ। मैं अभी उस क्षेत्र का जनपद सदस्य हूँ और इससे पहले 2015 से 20 तक उपाध्यक्ष भी रहा जनपद पंचायत में। ये जो नक्सल की समस्या है या फिर इधर के जो इलाके हैं, देश बहुत इनके बारे में जानता नहीं। थोड़ा बहुत अगर आप बताना चाहें और जो जवान की शहादत हुई इसके बारे में। देखिए सर, नक्सल समस्या तो ये काफ़ी समय से यहाँ बस्तर में एकदम नक्सल समस्या, नक्सल के नाम से पूरे देश विदेश जाना जाता था। और आज जो परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों के अनुसार जो पहले नक्सल इतना ज़्यादा था, खै आईडी ब्लास्ट मैंने भी खुद देखा। 99 में जब मैं छठी पढ़ रहा था, हमारे धर्म में आईडी ब्लास्ट हुआ था। तो मैं बहुत छोटे से मतलब जान रहा हूँ, मतलब हो रहा है यहाँ समस्या था। अभी धीरे धीरे उसका लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो मुख्य धारा पर लौटा रहे हैं। तो आने वाले समय में शायद जल्दी होगा। आप कहाँ से हो? मैं ये पड़ोसी गांव है मुरदंडा। आप क्या करते हो? मैं ऐसी किसानी करता हूँ, दुकान वगैरह चलाता हूँ। तो जैसे ये बता रहे थे कि ये जो जवान हमारे शहीद हुए तो एक ज़माने में ये नक्सलियों के साथ गए, नक्सली बने, उसके बाद फिर इनको समझ में आया कि गलत रास्ता है, फिर पुलिस में आ गए। आपका इनसे परिचय था? परिचय इनके बड़े भाई हमारे मित्र हैं, तो उनके थ्रू से जानता हूँ। बस बहुत ज़्यादा भी नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ इतना है, नक्सलियों के साथ थोड़ा बहुत काम किया है बोलते हैं। बाकी बाद में सरेंडर, पुलिस का सहारा लेके फिर आरक्षक भी बना और नक्सल उन्मूलन में काम कर रहा था, शहीद हो गया कल। अभी भी इधर नक्सलियों का खतरा है आपके इलाके में? जी बिल्कुल है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे
फोर्स के दबाव से दूर चले जा रहे हैं, लेकिन सरेंडर भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से ये नहीं बोल सकते कि ख़त्म हुआ है नक्सल समस्या। डर रहता है अभी भी। जी थोड़ा बहुत रहता है, हम लोग सामान्य लोग तो घूम रहते हैं, लेकिन डर रहता है थोड़ा। जैसे ये आईडी बता रहे थे कि इनके सामने आईडी ब्लास्ट हुई, तो आप लोगों ने ये सब बचपन से देखा है? जी बचपन से सुनते आते हैं, ये क्षेत्र में यहाँ आईडी ब्लास्ट हुआ, कहीं कहीं फायरिंग हुआ, कहीं आईडी ब्लास्ट हुआ, या कहीं किसी को नक्सलियों ने मार दिया, ऐसे टक्कर सुनते आते हैं। वो तो हम लोग लगभग 20-25 वर्षों से, जब से हम समझ आया हमारे अंदर, तब से तो सुनते ही आते हैं। अब बीते कुछ दिनों से कुछ लग रहा है कि कुछ हो सकता है समस्या का उन्मूलन? जी अभी जिस तरह से फोर्स काम कर रही है, तो उम्मीद है आने वाले समय में अच्छा होगा हमारा क्षेत्र। ये वो इलाके हैं जो मतलब इतना, ऐसा नहीं कि ये बहुत दूर है शहर से कि सड़क नहीं पहुंच सकती, इससे भी दूर दूर के इलाकों में सड़क पहुंची है, लेकिन सड़क बनने नहीं दी जाती थी। बहुत समय था, ऐसा है ना? जी सब वही सड़क बनाने वाला ठेकेदार या जो भी है, ग्राम पंचायत के मुखिया है, वो लोग भी थोड़ा डर के वजह से नहीं कर पाते थे। ऐसा होता था कि सड़क को भी खोद के काट देते थे? हाँ वैसा भी होता था। अभी बहुत समय से नहीं हुआ है, लेकिन आज से 5 साल पहले से उस समय भी होता था। अभी धीरे धीरे कुछ बदलाव आ रहे हैं, धीरे धीरे। हम इस पे एक लंबी रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक लंबी रिपोर्ट बना के समझाया जा सके कि देश में ये जो नक्सलवाद की समस्या है, ये क्यों आई, क्यों कैसे रही, कैसे पनपी, कहाँ कहाँ इसका विस्तार हुआ, और कैसे इससे अभी भी फोर्स जूझ रही है, और ये इस दावे के साथ कि 31 मार्च 2025 को जो है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा 2026 तक। आप कहाँ से हैं? जी बीजापुर से। बीजापुर से। आप क्या करते हैं? बस बिजनेस है अपना। तो ये जो गांव है, यहाँ पहले भी आप आते रहे? नहीं फर्स्ट टाइम है। पहली आना मुश्किल है इस गांव तक? हाँ आप अब जिन परिस्थितियों के साथ जिस जगह पर आप बैठे हैं, जिन परिस्थितियों में पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं कि कितना मुश्किल है यहाँ पहुँचना। हमें गाड़ी बहुत दूर खड़ी करनी पड़ी और फिर वहाँ से पैदल आना पड़ा। जी जी। ये तो शायद किसी दूसरे रास्तों से आए होंगे या इधर से आए हैं, हम उधर से रास्ते से आए थे, इस वजह से हमारी रास्ता हमको सही नहीं मिला। तो आप लोगों ने तो इस समस्या से मतलब इतना भयंकर जूझ रहे हो, लगता है कि इससे निजात हो जाएगी, इन जवानों की शहादत काम? नहीं बिल्कुल इस समस्या से भली भांति मतलब जान रहे हैं, लेकिन आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप आवोपल्ली मुख्यालय से 5 किलोमीटर आने के लिए किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और कितना समय लगा यहाँ पहुँचने के लिए। और नक्सलवाद जो पनपा इतने साल, और नक्सलवाद खात्मे की ओर है, लेकिन जो नक्सलवाद का जो आतंक है वो लोगों के मन से, लोगों के दिलों के दिमाग से कैसे निकलेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। नक्सलवाद खात्मे की आज देखिए मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूरी पर, लेकिन आप पहुंचने में इतना समस्या क्यों हो रहा है? तो सरकार या जो भी है प्रशासन जो है 5 किलोमीटर दूरी पर आवोपल्ली मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूरी पर रोड है, सड़क है, मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं दे पा रही है? ये सुविधाएं अगर दे तो शायद लोगों के मन नहीं, में सुविधाएं देगी सरकार, क्यों नहीं देगी? देना चाहती है, लेकिन लोग आगे आए तब तो। लोगों को डर है, डर जो आतंक है जो नक्सल का, वो कैसे खत्म करेगी? अभी भी लोगों के मन में है कि ये वापस आ सकते हैं? नहीं वापस आएगा नहीं आएगा वो अलग सवाल है, लेकिन लोगों के मन में डर तो है। जो आतंक होता है नक्सल का, वो लोगों ने अपने आंखों से देखा है, महसूस किया है, कई परिवारों से गुजरा है। तो इस वजह से वो जो डर है, जो आतंक है, वो निकलना जरूरी है लोगों के मन से। लोग अभी अपने आप को सरकार से कनेक्ट नहीं फील कर पा रहे हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं। सरकार देखिए, सरकार प्रयास कर रही है कनेक्ट करने के, लेकिन सरकार को लोगों से कनेक्ट करने का प्रयास करना चाहिए, तब जाकर ये हो सकता है। ये जिस इलाके में हम बैठे हैं, मतलब मैं ऐसे बतौर पत्रकार आपसे पूछता हूँ कि अगर आज से 4 साल 5 साल पहले आना होता तो मैं आ सकता था यहाँ पे? 4 साल 5 साल की बात नहीं कर सकता। आज भी वर्तमान परिस्थिति में भी आज यहाँ आप पहुँच पाओगे नहीं पहुँच पाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं बोल सकते। आज ये जो इतने लोग लगे मतलब यहाँ जो आए हैं, खासकर जिला मुख्यालय में रहते हैं या फिर आवोपल्ली मुख्यालय में रहते हैं, वो लोग भी सामान्य लोग, ऐसे कोई मतलब कोई पुलिस से जुड़ा हुआ या फिर किसी मतलब ऐसे जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, लेकिन सामान्य व्यक्ति भी यहाँ आवोपल्ली या बीजापुर का आदमी आने में सोच समझ कर आएगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं, डर तो है।
यहाँ के आदमी कहते कम है, समझना आपको ज़्यादा होता है जी बिल्कुल बिल्कुल। है ना? क्योंकि एक कहने का भी अपना एक खतरा है, एक अपना डर है कि क्या कहा जाए और किस बात को। और नक्सलियों का जो नेटवर्क होता है वो बहुत मजबूत होता है, उनका नेटवर्क, उनका इन्फॉर्मर नेटवर्क वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, उनको सूचना बहुत तेज़ी से मिल जाती है। नक्सल मामले में तो कोई आपसे बात भी नहीं करेगा, ना कैमरे के सामने आना चाहेगा, क्योंकि अब आज शाम गुजरेगा तो यहाँ क्या होगा ये कोई नहीं जानता। शाम डलने के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। यहाँ से फोर्स चली जाएगी हाँ, तो उसके बाद क्या होगा कोई नहीं कोई जानता। नहीं जानता, मतलब क्या हो सकता है कौन जानता है। इसलिए कोई आपके सामने, कैमरे के सामने कोई आना नहीं चाहेगा, ना कोई आपके सवाल का जवाब देना चाहेगा। क्योंकि आज जो शहीद जवान हुए हमारे रमेश सोढ़ी जी, तो आज आप यहाँ पहुँच पाए। अन्यथा आप यहाँ ना आते, ना लोगों की समस्या सुनते, ना लोगों की समस्या सुनने का प्रयास करते, क्या परेशानी क्या तकलीफ है। ना आपने भी प्रयास किया होगा, ना शासन प्रशासन ने भी प्रयास नहीं किया होगा। लेकिन आप आज यहाँ शहीद जवान, हमारे जवान शहीद हुए, इसलिए आज आप यहाँ पहुँच पाए हैं। मैं मानूंगा इसको, एकदम सही बात है। अन्यथा आप कभी मतलब सोचे भी नहीं होंगे कभी मैं पुनूर गाँव आऊँगा या फिर किसी लोगों से मिलूंगा, समस्या जानने का प्रयास करूँगा। लेकिन आपने भी कोई प्रयास नहीं किया, ना ही यहाँ जिले के जो भी पत्रकार साथी होंगे, प्रशासन के लोग होंगे। प्रशासन तो चाह रहा होगा, लेकिन यहाँ पहुँचता है कि नहीं पहुँचता मैं ये नहीं कह सकता। देखिए, मैं तो दिल्ली से आया और मैं इस लिए आया था कि मैं नक्सलवाद को लेकर के जो ऑपरेशन चल रहा है और इतनी बड़ी समस्या है रही, इस पे एक बड़ी रिपोर्ट या एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना जल्दी किसी जवान की शहादत देखने को मिल जाएगी यहाँ पर आकर के। तो आकर के ही पता चलता है कि ये इलाका जितना खूबसूरत दिखता है वो कितना बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि मतलब ये क्षेत्र जो है कितना खूबसूरत है, लेकिन समय लगेगा, पर धीरे धीरे जनजीवन सामान्य होते जा रहा है और होने की कगार पर है, और थोड़ा वक्त लगेगा। मैं वहाँ पे था, एक स्कूल मिला मुझे, तो वहाँ लोगों ने बताया कि भैया आज तो आप ये स्कूल में यहाँ बच्चे को पढ़ते देख रहे हो, एक ज़माने में यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट होता था, यहाँ से ले के जाए जाते थे, नक्सली बनाए जाते थे। तो बोले हमने वो समय भी देखा यहाँ का, और अभी भी आप कह रहे हो कि अभी भी वो एक डर, एक खतरा है कि शाम ढलने के बाद यहाँ क्या होगा, कौन आएगा, कैसे आएगा, किसी को नहीं पता। तो नक्सलवाद जो इन इलाकों में फैला, उसकी एक बड़ी वजह आप इससे समझिए कि बहुत बड़े इलाके हैं, ये जो गांव है, जैसे छोटे छोटे से, इस गांव में भी आप देखेंगे तो 2-4 घर ऐसे कच्चे मकान दिखेंगे। तो सरकार इनके जीवन में बाद में पहुंची, नक्सली पहले पहुंच गए, क्योंकि फ़ोन का नेटवर्क था नहीं जब ये नक्सलवाद यहाँ पे आया। जब धीरे धीरे उनकी गतिविधियाँ बढ़ती गई, वो अपने आप को बताते गए कि हम आपके हितैषी हैं, एक जनता ना सरकार होगी हमारी। तो वो यहाँ के लोगों ने जो अपने जीवन में सरकार मतलब समझा, तो वो पटवारी था, जो ज़मीन नापने आता था, तो उससे जो है बनती नहीं थी। फिर वन विभाग के लोग आए तो यहाँ के लोगों को जंगल के कानून सिखाने लग गए, जो कि आदिवासी लोग हैं और इनके अपने तौर तरीके हैं जंगल में रहने के। तो उनको लगा कि यार ये हमारे दुश्मन हैं, कि हमको हमारे जंगल में काम करने से रोक रहे हैं। और नक्सलियों ने जो है शुरू में उनके लिए वन विभाग वालों से बहुत लड़ाई लड़ी, वन विभाग की कई दफ्तरों को फूका, कई लोगों को भगाया। तो लोगों की भी सिंपैथी जो है एक समय में नक्सलियों के साथ हुई और बहुत सारे लोग जुड़े। माओवाद ऐसे नहीं फैला यहाँ पे इस इलाके में, और इतने दिन से ग्रसित नहीं रहा कि ये पूरा इलाका जब बाकी देश में ठीक होता गया तो इस इलाके में कैसे पनपा रहा है। एक तो परिस्थितियाँ, जंगल, अबूझमाड़ का जंगल, दंडकारण्य का जंगल, और दूसरा जो है ये सारी समस्याएं। लेकिन अब जब धीरे धीरे मतलब आप समझिए, यहाँ इन जगहों पे जब आ रहा हूँ मैं, तो सड़क, मैं बार बार कहता हूँ कि देश में सड़क बनाने में डामर और गिट्टी लगती है, मोरंग लगती है। बस्तर में सड़क बनाने में जवानों का खून भी लगा है, तब जा कर के एक सड़क बनी है। ऐसी न जाने कितनी सड़कें, जैसे उस सड़क पे आया उसको बताते हैं कि उसको बनाने में 33 जवान शहीद हुए। तो क्योंकि नक्सल जानते थे कि सड़क बनेगी तो फोर्स आगे पहुंचेगी, तो एक बेस बनेगा तो फिर गांव से कनेक्शन जुड़ेगा, और कनेक्शन जुड़ेगा तो सरकार भी पहुंचेगी, तो फिर नक्सली कमज़ोर होंगे, उनकी जड़ें कमज़ोर होंगी। इसीलिए उन्होंने बहुत दिन तक इसको दूर रखा सरकार से गाँव को। अब धीरे धीरे कनेक्शन हो रहा है, नेटवर्क आ रहा है, फ़ोन के टावर पहुंच रहे हैं, तो लोगों से संवाद स्थापित हो जा रहा है। और फिर उस पर सबसे बड़ा योगदान इन जवानों का है, जिन्होंने गांव से निकल करके नक्सल के डर को तोड़ा। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि जिस इलाके में इतना
डर हो उस इलाके से निकल करके ये कहना कि आप इनको चुनौती देंगे, लड़ेंगे। ऐसे इधर और सारे लोग हैं जिन्होंने डीआरजी फोर्स ज्वाइन की और नक्सलियों के तो हर गांव में इस क्षेत्र में मिलेगा, हर गांव से मिलेंगे आपको जवान लोग, जो डीआरजी में, जो एसटीएफ में होंगे, सीआरपीएफ में होंगे, हर गांव से मिलेंगे। जो गांव, जिस गांव से मतलब सबसे अधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी होगा, गांव भी होगा, वहाँ से भी लोग युवा निकले हैं जो इस फोर्स में भर्ती हुए हैं, जो डीआरजी में काम कर रहे हैं, एसटीएफ में कर रहे हैं, सीआरपीएफ में कर रहे हैं, बस्तर फाइटर में कर रहे हैं जवान। और आम लोगों के जीवन का क्या रहा यहाँ पे? आम लोगों का जीवन तो देखिए, अब उन आम लोगों का जीवन जो है खेती किसानी और जो सीजनल जो होता है, महुआ, टोरा, तेंदुपत्ता, इसी में जीवन इनका यापन होता है। और ये जब जितनी भी बार बात कर रहा हूँ तो मेरा दिमाग ध्यान बार बार वहीं जा रहा है कि एक जवान है जिसकी शहादत हुई है और उसकी शहादत में सब आए हुए हैं और उन्होंने इतनी कटु सत्य वाली बात बोली है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते कि भाई हम भी नहीं आते अगर इस गांव में ये शहादत नहीं होती तो। मतलब हमारी कोशिश ये थी कि हम बस्तर के गांव-गांव जाएंगे और लोगों से उनकी बातों को समझेंगे, लेकिन इस गांव में इस परिस्थिति में आना पड़ेगा ये नहीं सोचा था कभी। 2021 में एक बुढ़वेड़ हुआ था टेकलेगुड़ा में, वो इसी परिवार से एक जवान नारायण सोढ़ी जी, उनका भी शहादत हुआ इन्हीं के परिवार से, इसी गांव से 2021 में। परिवार से दूसरी शहादत? हाँ, दूसरी शहादत। सोढ़ी परिवार जो है उन्हें एक ही घर से दो शहादत हुई ऐसा। आपका क्या नाम है? जितेंद्र हेमदा। जितेंद्र बता रहे हैं कि इसी परिवार से एक शहादत 2021 में हो चुकी। इनके भाई लगते थे वो क्या लगता था? नारायण सोढ़ी क्या लगता है? चाचा। आप देखेंगे अभी अंतिम विदाई की प्रक्रिया चल रही है, जवान को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ विदा किया जाएगा। लेकिन परिवार के लोग हैं जो इतने दिनों से जो है अपने लाल को देख रहे थे लड़ते हुए जवानों नक्सलियों से, और अब जब शहादत हुई है तो ये 3 जवानों की शहादत हुई है। तीनों की तस्वीरें यहाँ पे रमेश सोढ़ी इनका नाम लिखा हुआ है और भी 3 जवान थे, मतलब ये रमेश सोढ़ी की फ़ोटो लगी हुई है यहाँ पे, लेकिन टोटल 3 जवान थे और इधर पूरे डीआरजी फोर्स के लोग हैं। नक्सलियों से लड़ाई लड़ते हुए 3 डीआरजी के जवानों की शहादत हुई और जिस गांव में के रहने वाले जब हम यहाँ आए तो यहाँ कवर करने मात्र 2 पत्रकार पहुँचे, एक मैं और एक यहाँ के जो यहाँ लंबे समय से कवर कर रहे हैं वो पत्रकार। और मैं इत्तेफाक से आया तो मैं ये सोचने लगा कि ऐसी न जाने कितनी शहादतें हैं जो ठीक से दर्ज भी नहीं हुई, सिर्फ आंकड़ों में दर्ज है। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए, नक्सलवाद के खिलाफ की जो लड़ाई उसकी कीमत क्या है, ये हिडमा हर घर से निकलेगा नारा लगाने वाली लड़की या उसके जैसे बच्चे शायद ही जान पाए। तो आप लोग इसी इलाके से हो? आप लोग किधर से हो? आप लोग के कहाँ से हो? हम लोग बीजापुर से हैं। बीजापुर से। तो ये आपके साथी थे, आप लोग ऑपरेशन में थे? हाँ, ऑपरेशन में थे, हमारे साथ रहे। आप लोगों ने बहुत कमाल का ऑपरेशन किया ऐसा सबने कहा, लेकिन आपके जवानों की शहादत हुई इसको लेकर के बहुत अफसोस है लोगों में। ये आपके साथ में थे जब लड़ाई चल रही? साथ में नहीं रहे, हमसे दूर में रहे कुछ। क्या हुआ था ऑपरेशन में, थोड़ा अगर बताना चाहें? ऑपरेशन में सर हम लोग गए ऑपरेशन में, है ना, ऑपरेशन में गए, फिर कॉर्डन लगाए, सर्च की कार्रवाई चल रही थी हमारी। उसी बीच अंदर बैठे जो माहवारी थे अचानक फायर कर दिया, छिप करके घात लगा कर दे। घना जंगल रहा, इस कारण आमने सामने की लड़ाई तो आपसे जीत नहीं सकते वो। हाँ, छुप कर वार कर रहे हैं सर, वो तो छुप के फायर किया। भी आप इस शाम के वक्त एक घने जंगल में ऑपरेशन चल रहा है और इस ऑपरेशन में हमारे जवानों की शहादत हुई, लेकिन इसकी सफलता ये है कि 17-18 माओवादी मारे गए और वो माओवादी जो बहुत हार्डकोर नक्सल थे, जो तमाम कोशिशों के बाद भी समर्पण नहीं कर रहे थे और उनकी तरफ से पहला फायर आया, उसके बावजूद हमारे जवानों
ने अच्छा मोर्चा बनाया और उनको ज़्यादा मारा। हमारे यहाँ 3 शहादत हुई तो उनके 17-18 को मार के गिरा दिया। हाँ, हम यही कामना करेंगे कि ये इस खून खराबे से बस्तर को मुक्ति मिले। बस्तर में जो इतने दिनों से बस्तर के इलाकों में लड़ाई चल रही है वो शांत हो, क्योंकि ये जो डीआरजी के जवान हैं बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जंगलों में जा कर के खोजना हो, अपनी जान हथेली पे रख कर के चलते हैं और तब जा कर के ये एक सपना देखा जा रहा है कि इस देश को नक्सल मुक्त किया जा सकेगा। और रमेश जैसे जवानों की शहादत हमें ऐसा लगता है कि बेकार नहीं जाएगी, उसका फल एक दिन मिलेगा। ये जंगल जो है आतंक मुक्त होगा, नक्सल मुक्त होगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। बस्तर से आपको बहुत ढेर सारी रिपोर्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वो इलाका है जिसने बहुत बड़ी कुर्बानी चुकाई और इसकी बहुत कम बात हुई है, या जब भी बात हुई है तब बड़े नक्सली हमले के वक्त ही बात हुई है। लेकिन बस्तर को अंदर से देखा, समझा, दिखाया कम गया है। खास करके स्थानीय पत्रकार तो बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ के, लेकिन नेशनल मीडिया ने इसको बहुत उतनी तरजीह नहीं दी है। हम कोशिश करेंगे जितना आप तक पहुँचा सकें। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक हैं। शुक्रिया।